नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। तो देखिए, यूपी के लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गई मानसरोवर योजना का है। ये पूरा जो मामला है मानसरोवर योजना का है, जहां भूमाफियाओं ने लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखंड को करबला की जमीन बताकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसे लेकर शिकायतकर्ता ने स्थानीय आशियाना थाने में एलडीओ उपाध्यक्ष के समक्ष और सरोजनी नगर तहसील के एसडीएम को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से करबला बनाने और कब्जा करने की शिकायत की है। साथ ही सरोजनी नगर तहसील के कुछ अधिकारियों पर भूमाफियाओं की मदद करने का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी भूमाफिया मुस्लिम समुदाय से है और शिकायतकर्ता की माने तो उन्होंने एलडीए में आवंटियों को मिले भूखंड पर अवैध रूप से करबला बनाने की शिकायत भी की थी। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण इस मामले में किसी भी कार्रवाई से खुद को बचाने में लगा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस ने पीड़ित को लेकर यहाँ तक ये कह डाला है कि पीड़ित शिकायतकर्ता हिंदू है और क्योंकि अवैध कब्जाधारी मुस्लिम है, इसलिए इतना विवाद हो रहा है। और इसी की वजह से पीड़ित शिकायतकर्ता की जान पर बन आई है और यहाँ रहने वाले हजारों मुस्लिम उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। और स्थानीय पुलिस भी साक्ष्यों को संकलन कर कार्रवाई की जगह जिहादियों पर ही मेहरबान नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पीड़ित की आवाज उठाने के लिए सुदर्शन न्यूज आगे आया है और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा और लैंड जिहाद करने वालों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुद्दा यूं ही जारी रहेगा, तब तक आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। तो वहीं पीड़ित ने लगाई जिलाधिकारी एलडीओ उपाध्यक्ष सीएम से मदद की गुहार, जिसके बाद अब देखना होगा इन तमाम प्रशासन के कार्यकर्ताओं द्वारा क्या कुछ, इन अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस विषय में मेरे द्वारा विरोध करने पर दिसंबर 2021 में एक हमला मेरे ऊपर किया गया था, जिसमें एक एफआईआर भी दर्ज है थाना आशियाना में। मैंने इसको कभी भी धार्मिक मोड़ देने का प्रयास नहीं किया है। ये मेरे लिए हमेशा कागज का विषय है और उन कागजों को लेकर मैं शासन के हर स्तर पर व्यवस्था पे गया हूँ। एलडीए गया हूँ, तहसील गया हूँ, अपने जनप्रतिनिधि के पास भी गया हूँ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अभी तक इसका निपटारा नहीं हो पा रहा है। और जो कंप्लेन मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को 2 महीने पहले दी थी, जिस पर कल या परसों ही हमारे उप निरीक्षक महोदय रमाबाई अंबेडकर चौकी के इंचार्ज ने आख्या लगाई, उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित था, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे को इस जमीन पर एक समुदाय विशेष के धर्म के कार्य करने से आपत्ति है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रश्न सिर्फ इसकी लीगैलिटी पे है, ये अवैध है और इस कॉलोनी की सड़कों का उपयोग नहीं होने देने को है, क्योंकि जब से हम यहाँ रह रहे हैं 2014 से कभी भी इन कॉलोनी की सड़कों का प्रयोग मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने या ताजिया निकालने में नहीं किया गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पिछले वर्ष जुलाई 2023 में मुझे भयभीत करने के लिए, चूँकि मैं शिकायत करता हूँ, चूँकि मैं पीड़ित हूँ, एक समुदाय विशेष ने रात में 10 बजे के बाद, पता नहीं पुलिस से परमिशन ली या नहीं ली, और अगर ली तो पुलिस ने कैसे दी और अगर नहीं ली तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी। और रात में 10 बजे के बाद उन्होंने मुहर्रम का जुलूस निकाला मुझे भयभीत करने के लिए। और मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेके भी इसलिए चिंतित हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यह विवाद अब माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आने पर जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। में मेरी जानकारी के हिसाब से जो मौके पर 16 प्लॉट हैं, उनमें से 10 आवंटियों के आवंटन 2019 या 20 के आसपास तत्कालीन उपाध्यक्ष ने कैंसिल कर दिए। मतलब इस प्रकार के आवंटियों के आवंटन निरस्त करके अवैध कब्जेधारियों को एक खुली छूट प्रदान की गई कब्जा प्रदान करने के लिए। मेरी मांग ये है कि, और मैं बार बार ये मांग करता रहूँगा कि इस संबंध में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की अत्यंत आवश्यकता है। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य गलत हैं तो मामले का निपटान उस तरीके से कर दिया जाए, और यदि सही है, क्योंकि मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूं, क्योंकि उन्हीं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर एलडीए ने उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के बनाम धारा 38(1) में माननीय न्यायालय एसडीएम सरोजनी नगर की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। तो उसी मुकदमे को जल्दी से जल्दी निस्तारण करके इस जमीन को अवैध कब्जेधारियों के कब्जे से मुक्त कराया जाए और इस संबंध में जितने भी दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए। ये सेक्टर ओ की बात करें तो सेक्टर ओ का जो मामला है
वो इस समय जिस तरीके से भू माफियाओं ने अपने कब्जों में गलत पेपर बना के अपने कब्जों में लेने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और उसमें मैं बता दूं कि एलडीए, तहसील और इवन पुलिस प्रशासन सब मिल के इस मामले को उलझाने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को सीधी तौर से लेना चाहिए, न्यायपालिका को लेना चाहिए और लीगल तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। सरकार भी कर रही और यहाँ तहसील के एडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, ये सब मिले हुए एक भगत सिंह की। मेरा मुकदमा भी वहाँ पड़ा है, हम खुद इसके समझ मालिक हैं और हम सब जानते हैं, हम ही ने छुड़वाया इसका, हमने सब कुछ किया, इसमें ताजिया दफन किया, सब ताजिया दफन होते हैं और सब कुछ होता है। यहाँ जब से ये पंडित एक आ गया है, एक पंडित इसमें एलडीए में, जब से समझ लो सारा विवाद इसने खड़ा कर दिया। जहाँ जहाँ जिहादियों ने अपने गलत मंसूबे दिखाए, वहाँ वहाँ सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है और जनता की आवाज़ बन करके वो हमेशा सामने आई है। हम जहाँ खड़े हैं, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गई सेटअपी योजना है और हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन यहाँ पे आवंटियों को दी जानी थी आवासीय भूखंड के रूप में, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि यहाँ पे कुछ जिहादियों ने करबला का मैदान बना दिया ज़मीन को और यहाँ पे ताजिया दफन करने शुरू कर दिए। इसकी शिकायत जब लखनऊ विकास प्राधिकरण को कर दी तो पहले तो उन्होंने बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब लगातार पत्राचार होते रहे, शिकायतें बढ़ती गईं, तो उनको जवाब देना पड़ा। उन्होंने ये माना कि ज़मीन उनकी है, लेकिन इतना मानने के बाद भी इस ज़मीन पर वो करबला का मैदान हटाने में पूरी तरह से विफल है। इसका कारण क्या है, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है कि जिहादियों के आगे लखनऊ इस प्रकार से घुटने टेक रहा है और मूल आवंटियों को भटकना पड़ रहा है, उनका प्लॉट उनको यहाँ मिल नहीं रहा है। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। चलिए रुक करेंगे अगली जानकारी की। तो देखिए, यूपी के बांधा में संदिग्ध परिस्थितियों में शॉर्ट सर्किट से स्टेट बैंक लाइफ की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जहां धुआं उठता देख राहगीरों ने ब्रांच अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी। तो वहीं मौके पर पहुंचे बैंक कर्मियों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। स्पॉट पर पहुंचे दमकल कर्मियों और पुलिस ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद, काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास करते हुए वे नजर आए, जहां भी पूरी तरह से आग बुझाने में सफलता नहीं मिल पाई है। दमकल और पुलिस का प्रयास जारी है। ब्रांच के अंदर रखी सभी फाइल और मशीनरी जलकर राख हो गई है। रविवार होने के चलते ब्रांच बंद था और किसी मशीनरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है और ब्रांच के अंदर रखे सामान के जलकर राख होने से लगभग 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। दरअसल कोतवाली नगर के सिटी कॉम्प्लेक्स स्टेट बैंक लाइफ शाखा की पूरी घटना, पूरी जानकारी वहीं की बताई जा रही है। ये एसबीआई लाइफ की शाखा है जो सिटी कॉम्प्लेक्स में है हमारी ब्रांच, और इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लगी हुई है। कितनी देर पहले लगी थी? ये तकरीबन जो है 6 बजे जो मुझे सूचना मिली तो मैं सारे अपने कलीग को, अपने सीनियर अथॉरिटी को फ़ोन किया। मेरे सारे स्टाफ जो है उपस्थित हो गए तुरंत और 100 नंबर को फ़ोन लगाया। इसके बाद जो है पुलिस का पूरा सहयोग मिला और पुलिस ने तुरंत जो है आग को डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और हम कंटिन्यू जो है यहाँ पे अपने ऑफिस में कार्य। चलिए खबरों में बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे कानपुर की। तो देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। कानपुर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत क्रिप्टो करेंसी के नाम से लोगों को अधिक लाभ दिलाने के मकसद से उनको अपने साथ जोड़कर उनके साथ मोटी रकम की ठगी क्या करते थे। आपको बता दें कि इस पूरे गैंग द्वारा लोगों को कैसे जाल में फंसाकर लोगों के साथ कैसे साइबर फ्रॉड किया जाता था, इस संबंध में पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि WNT और यहाँ पर WNTRO वेबसाइट के माध्यम से गिरोह को आरोपी पैसा इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर अपने ग्राहकों को अधिक लालच देते थे और फिर उनके साथ मोटी रकम की चपत लगाते थे। डीसीपी ने बताया कि अपनी वेबसाइट में फेक न्यूज़ बनाकर वीडियो भी अपलोड करते थे और यहाँ पर ताकि उनके द्वारा या उनको विश्वास हो जाए, ग्राहकों को पूरा विश्वास हो जाए कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने से उनको लाभ मिलेगा। और इन सभी के पास से पुलिस ने 4 लैपटॉप, एक आईपैड, 12 मोबाइल फोन, 4 सोने की चेन, 7 सोने की अंगूठी और 2 चांदी की अंगूठी, 40,000 कैश, 26 डेबिट व क्रेडिट कार्ड, एक थार, एक डिजायर कार, अन्य कारें भी बरामद की है और उन सभी के खातों को सीज कर दिया गया है। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी कानपुर नगर के ही रहने वाले हैं जो कि अभी तक 500 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। आज दिनांक 1 जून को क्राइम ब्रांच ने एडीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम के कुशल नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसके तहत एक सूचना प्राप्त होने पर इन्होंने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पर
लोगों को ठग रहा था। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में पैसा लगवा करके उनके पैसे हड़पने का प्रयास कर रहा था। इसमें जो कार्रवाई शुरू हुई वो एक वादी ने जब हमारे क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया तो एसीपी क्राइम ने इस पूरे मामले को अपने क्राइम ब्रांच अपनी साइबर क्राइम टीम के साथ में डेवलप किया। तो पता चला कि एक WNTRO यानी विंट्रो नाम से एक फ़ेक क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है, जिसके संबंध में एक फ़ेक वेबसाइट डेवलप की गई है और कुछ फेक वीडियोस बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से ये लोग अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाते हैं। ये पूरी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI स्कीम पे काम करती है। इसी के आधार पे अपने नए मेंबर्स को फंसाते हैं। इसके लिए इन्होंने एक ऑफिस कल्याणपुर में बनाया, जहाँ पे ये मुख्य 3 षड्यंत्रकर्ता विपिन, राजेश और चंद्रमान, इन्होंने कुछ लोग को हायर किया जो इनके यहाँ कॉल सेंटर पे काम करते थे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो देखिए यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां मैनपुरी पुलिस ने ईरानी गैंग का पर्दाफाश कर दिया है, जहां लूट और टप्पेबाजी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से भारी संख्या में पुलिस और प्रेस के फर्जी ID कार्ड बरामद हुए। आरोपियों से भारी संख्या में लूटा हुआ माल भी बरामद किया गया है। हाल ही में मैनपुरी, बनारस, शाजापुर, मुरादाबाद, उन्नाव में और मुंबई, लखनऊ, आगरा में भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों का बड़ा आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। अपराधियों के पास से 2 हाई स्पीड बुलेट और अपाची 160 CC भी पुलिस ने बरामद की है। शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम, सर्विलांस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी मोहम्मद सैयद, हैदर जब्बार और मोहम्मद अली भी शामिल है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। खबर कानपुर से है, जहां भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से लावारिस मौतें होने का मामला सामने आया है। जहां कानपुर में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक के कहर से शहर में लगातार मौतें हो रही है। आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 से 48 घंटों में लगभग 15 मौतें हो चुकी है, जिसमें कुछ शव लावारिस है। लेकिन बात की जाए अगर जिला प्रशासन की, तो प्रशासन ने गर्मी से मौत होने के आंकड़ों को अभी जारी ही नहीं किया है। इस पूरे मामले में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाले एक सामाजिक संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि कानपुर में करीब 1 सप्ताह से प्रतिदिन 10 से 12 शव पोस्टमार्टम हाउस में आ रहे हैं और पोस्टमार्टम भी होने में कई समस्याएं हो रही है। पोस्टमार्टम के दौरान तमाम समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो पोस्टमार्टम के कर्मचारी है उनके लिए भी व्यवस्थाएं न होने के कारण काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल CP हरीश चंद्र ने बताया कि इस समय भीषण गर्मी में पुलिस को कई शव मिले हैं, जिसका नियम अनुसार उनकी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। ये देखिए कानपुर में जो है वो चूंकि आप भी जान रहे होंगे, इस समय व्यापक भीषण गर्मी पड़ रही है और अन्य कारण भी होते हैं। और जो हमारी प्रक्रिया है वो कोई भी अगर शव मिलता है तो हम लोग उसको जो है वो पोस्टमार्टम जरूर कराते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है वो परिजनों को सौंपा जाता है। कई बार जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसमें 72 घंटे तक उसको रखने का प्रावधान हो ताकि जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो सके। और यदि तब भी कोई नहीं मिलता है तो फिर आइडेंटिफिकेशन ना होने की दशा में उसको करा करके और जो नियमानुसार प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। यदि उसमें कोई अपराध बनता है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है और यदि अपराध नहीं बनता है तो उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है पंचायतनामे की जांच करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। उसी प्रक्रिया में जो है वो आगे की कार्रवाई प्रचलित है। यहाँ पर करीब 1 सप्ताह से डेली 10-12 डेली लाशें आ रही हैं। भीषण गर्मी की वजह से लोग मर रहे हैं और बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। वहां पर AC ना होने की वजह से, कूलर और पंखा न होने की वजह से, वहां पर तमाम से सुख सुविधा न होने की वजह से वहीं पर लोग बदहोश हुए जा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि फुल्ली AC, वहां पहले तो डीप फ्रीजर कम से कम 10-12 मंगवाए जाएं और जो लोग बैठने का स्थान है वहां पर फुल्ली AC कराया जाए, जिससे और ये जो विद्युत सौगरा 10 बजे से 5 बजे तक है, इसको 8 बजे से 9 बजे तक किया जाए
ये मेरी डिमांड है। 3 दिनों में ब्याज राशि कितनी मिली है? कितनी नाबालिग? लगभग मैंने बताया कि एक सप्ताह से 10-12 डेली अंतिम संस्कार हो रहे हैं। आपके अधिकारी ने बताया कि आज केवल 12 लाख मैंने कहा भारी संख्या में लावारिस लाशें वहां रखी हुई है। चलिए बात करते हैं संभल की। तो जानकारी यूपी के संभल से, जहां बाजार से लापता हुई युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर एक हत्या आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हत्या की सनसनीखेज वारदात चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला हनुमानगढ़ी की है। बता दें कि विवाहित युवती का 31 मई को बानी ठायर थाने इलाके में शव मिला था। पुलिस के अनुसार 29 मई से युवती लापता थी। हत्या के 24 घंटे में पुलिस ने इस मोहल्ले में पहले किराए पर रहने वाले प्रेमी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार नवंबर महीने में युवती की शादी हुई थी, जबकि हत्यारोपी पहले से शादीशुदा है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर से पर्दा हटा दिया। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस की मदद से हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर उसका खुलासा कर लिया गया है। 31 मई को दिन में थाना बनियाढेर में आटा चौकी क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान प्रीति पुत्री पन्नालाल निवासी चंदौसी थाना के रूप में हुई थी, जो कि 29 मई से अपने घर से गायब थी, जिसके संबंध में 30 मई को थाना चंदौसी में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बॉडी का पीएम कराया गया, जहां पे मृत्यु का कारण दम घुटना पाया गया। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना चंदौसी में मुकदमा दर्ज कराया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। इसमें 24 घंटों के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त आकाश सनौफ रामसेवक निवासी पागवाड़ा मुरादाबाद को 1 मई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी तथा सर्विलांस की टीम का योगदान अहम रहा। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जुलाई 2023 में चंदौसी में वह महिला के पास घर के पास किराए से रहता था, जभी उसका महिला से संपर्क हुआ। बाद में नवंबर 2023 में महिला की शादी उधम सिंह नगर में हो गई, जिस बात से वो खिन्न था और महिला से तब भी लगातार वो संबंध बनाने की कोशिश करता था। चलिए बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के चिक्कोड़ी से जानकारी सामने आ रही है, जहां लोकसभा मतगणना केंद्र की पूरी तैयारी की गई है। जहां चुनाव अधिकारी राहुल शिंदे ने कहा 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। जहां उन्होंने कर्नाटक के चिक्कोड़ी शहर के आरजी कॉलेज में बने मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए 7 मई को वोट डाले गए थे और 4722 पोस्टल वोटों की गिनती 4 जून को ETPPS वोटों की गिनती के साथ की जाएगी। चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए आज ईवीएम मतगणना केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 12 टेबल की व्यवस्था की गई है। वोटों की गिनती के लिए प्रथम स्तर का प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के शिवहर में बदमाशों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर रुपए लेन देन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार के शिवहर से बड़ा मामला सामने आया है, जहां अपराधियों ने एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी। शख्स की पहचान पूरनहिया थाना क्षेत्र के बसंत पट्टी वार्ड नंबर 2 निवासी श्याम नंदन साहा के 65 वर्षीय पुत्र गोपाल साह के रूप में हुई है। हत्या को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है, जहां सीने में 3 गोली मारी है। और आपको बता दें कि पूरनिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि बसंत पट्टी से चिरैया जाने वाले रास्ते पर पश्चिम तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर 65 वर्षीय गोपाल साह की हत्या कर दी गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गश्ती के दौरान यहां पर सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचे, जहां पर एक शख्स गिरा हुआ मिला। उसे सीने में 3 गोली मारी गई। शख्स को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। अगली बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। तो ग्वालियर में मंगलवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना में शामिल कर्मचारियों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके आइडेंटिटी कार्ड को ही देखकर प्रवेश दिया जाएगा। करीब 1000 पुलिसकर्मी मतगणना के दौरान स्थानीय लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय यानी कि MLB कॉलेज में उपस्थित होंगे। यह बात कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रुचिका चौहान ने दी। रविवार शाम को मतगणना से संबंधित जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि शाम 4 बजे तक ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का परिणाम घोषित किया जा सकेगा। और पोहरी और करेरा में मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण वहाँ 1920 राउंड मतगणना के रखे गए हैं, जबकि 3 विधानसभाओं में 13-13 राउंड की मतगणना होगी। और भीतरवार विधानसभा में 21 टेबल लगाई जाएगी, जबकि अन्य विधानसभा में 16 टेबल लगाई जाएंगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी, जिनकी संख्या लगभग 6500 है। साथ ही जिला
निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह भी बताया कि मतगणना कर्मियों को मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया कर्मियों के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है, जहां फोटोकॉपियर, इंटरनेट, टीवी सहित संचार सुविधाएं मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह 6:30 बजे स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोला जाएगा और उसके बाद मतगणना स्थल पर ईवीएम को ले जाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन भी मौजूद रहेंगे। के मतगणना के लिए 4 तारीख को MLB कॉलेज में 8 बजे हम लोग मतगणना प्रारंभ करेंगे। 6:30 बजे हम अपने ईवीएम के स्ट्रांग रूम्स को खोलेंगे और उसी के साथ ही हमारे काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग की पूरी टीम का MLB में प्रवेश प्रारंभ होगा। ये प्रवेश सभी लोगों का विद ID कार्ड्स होगा, यानी अधिकृत लोग ही अंदर आने के लिए परमिटेड रहेंगे। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो देखिए, टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद लिधोरा में अधिकारियों द्वारा लाखों रुपए का फर्जी भुगतान करने का जो पूरा मामला है वो सामने आया है। जहां एक ऐसी नगर परिषद लिधोरा है जहां हमेशा से भ्रष्टाचार की सुर्खियों में बनी रहती है ये। और ये आपको बता दें, नगरीय निकाय का चुनाव 2022 में संपन्न हुआ था, जहां ठेकेदार ने नगर परिषद के अधिकारियों से साठ काट कर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान करवा लिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर अब ये देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी आखिरकार क्या कार्रवाई करता है। साथ ही नागरिकों ने मामले की खुली जांच करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं डला, उसका भुगतान हो गया। कौन सी वार्ड है वो? 11 में। कहाँ से कहाँ रूट डलना था? गंपा ढीमर की घर से सीसी मेन रोड तक। और रूट नहीं डला? नहीं डला। और भुगतान हो गया नगर पालिका से। इसमें कौन कौन दोषी है? इसमें दोषी CO, अध्यक्ष और उपमंत्री, 3-4 लोग। इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नगर पंचायत में क्या भ्रष्टाचार जम के चल रहा है? तो चलेगा सब जगह, ऐसी कौन बाढ़ है कहीं मेरे कार्यकाल का नहीं है, मेरे पूर्व का है। तो अब आप जैसा बता रहे हो तो मैं चेक करवाती हूँ OPMC को भेजकर इस स्थल का भी, और फाइल भी हम देखते हैं। मैडम, जो यहाँ के अपने OPMC पाठक जी हैं, जब इन्होंने भुगतान किया तो वहाँ पर रूट का निरीक्षण नहीं किया कि रूट डला या नहीं? मैंने आपको बताया ना कि मेरे समय का है नहीं है, मुझे फाइल एक बार देखनी पड़ेगी। वार्ड क्रमांक 11 में गंपा ढीमर के घर से मेन रोड तक कोई CC रोड नहीं हुआ। मेन रोड तक CC रोड का निर्माण किया जाना था, रोड का निर्माण नहीं कराया गया और फर्जी भुगतान नगर पार्षद के द्वारा कर दिया गया। अभी तक तो रोड नहीं डला, मंजूरी तो कभी की हो चुकी थी। कहाँ से कहाँ तक रोड डलना था? ये गंपा ढीमर के यहाँ से लेके मेन रोड तक, हाईवे तक। तो कौन सी वार्ड थी? वार्ड नंबर 11 क्रमांक। भुगतान इसका हो गया कि नहीं? भुगतान तो नगर पालिका से हो गया। इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। COMO, चेयरमैन, ठेकेदार, यहाँ पे घोटाला चल रहे हैं और भुगतान फर्जी करवा रहे हैं ये लोग। चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। तो परासिया में अनुविभागीय अधिकारी के आने पर अवैध कारोबारियों के अंदर भय का माहौल बनता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से जुआ खेलते लोगों को धर दबोचा है। तो वही अवैध कारोबारियों के अंदर भय दिखता नजर आया है। और ये आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के निर्देश पर परासिया के खालसा पेट्रोल पंप के सामने रईस खान की दुकान के पीछे बनी बड़े बरामदे में काफी संख्या में लोग जुआ खेलते नजर आए हैं, जहां पुलिस ने सभी जुआरियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।